सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे लू फेंग अपनी जीत का सेलिब्रेशन जो किंग डुयान है और अपने सीनियर ब्रदर वेनरेबल गुई ये से पता चलता है कि लू फेंग का जो प्रपोजल था ह्यूमन सुप्रीम काउंसिल में उसे ऐड करने का वो फाइनली अप्रूव हो चुका है। और इस बार एक ऐसा समिट भी होने वाला है जिस पर काफी सारे डिस्कशन होने वाले हैं और टॉपिक बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं, जिसके चलते लू फेंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं कि काफी सारे लोग मिरर किंग की हार पर ही बातचीत कर रहे थे कि यार तुमने वो लाइव टेलीकास्ट देखा, कितनी छाती चौड़ी करके ये सभी को अपनी बेइज्जती दिखाने के लिए आया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो ब्लेड रिवर किंग उसकी इतनी बुरी हालत करेगा। और अफसोस की बात है कि वेनरेबल पेई फेंग सही वक्त पे नहीं आ पाया, वरना वो उसे बचा लेता। ऐसे दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम लू फेंग के इनर वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो बताने लगता है कि उसने मिरर किंग से काफी सारे ट्रेजर्स को हासिल किया है, जिनमें से एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और जैसे कि सुप्रीम ट्रेजर गोल्डन रैंकिंग रोरिंग आर्मर कहा जाता है। जैसे कि मेरी ताकत और जो मेरी स्ट्रेंथ है पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि मेरा डिफेंस भी बढ़ चुका है। और जो दूसरा अटैक है वो एक सेट ट्रेजर है, जैसे कि हेवन एंड अर्थ डिवोरिंग क्लॉ ट्रेजर कहा जाता है, और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये ट्रेजर क्लॉ का सेट मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। इसी के साथ वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को ये पहना देता है, जिसके चलते उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी लेवल का लगता है। और तभी वो यहाँ पे बताता है कि इसका एक सिंगल स्ट्राइक ही 100 प्लेनेटरी लेवल अटैक के बराबर है, और गोल्डन हॉर्न बीस्ट अगर इसके जरिए से अटैक करे ना तो उसका जो अटैकिंग स्ट्रेंथ है वो पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखते हैं कि वो इस क्लॉ अटैक को चला के भी दिखाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली 100 प्लेनेटरी लेवल जितना ये अटैक करता है, और जिसके इम्पैक्ट से एक ब्लैक होल भी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ एंसेस्ट्रल गॉड एकेडमी के ऊपर काफी सारे काले बादल सभी को दिख रहे थे, जो कि यहाँ आसपास मंडराते हुए और ज्यादा थिक होने लगते हैं। अब सभी कहते हैं कि आखिर ये क्या है। तभी अब ये लू फेंग भी अपीयर होता है, और जैसे वो किंग डुयान को यहाँ देखता है तो उसे जाकर मास्टर कहते हुए उसे ग्रीट करता है। और अब ये मास्टर डिसाइपल भी हैरान थे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे आसमान में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है, चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती है और बादल पहले से और ज्यादा काले होने लगते हैं। और तभी हमें यहाँ पर एक जायंट सा फिगर दिखाया जाता है, जिसके बारे में बताया ये जाता है कि शायद ये थंडर बीस्ट गॉड का फिगर है। और लोग यहाँ पे इसी बात से कंफ्यूज हो रहे थे कि तभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आखिर थंडर बीस्ट गॉड यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। बट देन हमें बताया जाता है कि हाँ वाकई में ये थंडर बीस्ट गॉड है, जो कि यहाँ आते साथ ही सबके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं, जिसके चलते सबके सब घुटनों के बल उसके सामने झुक जाते हैं। यहाँ पे दो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर थंडर बीस्ट गॉड खुद यहाँ पर अपने आप से क्यों आए हैं, आखिर क्या वजह रही होगी। कि तभी वो बताने लगते हैं कि ब्लेड रिवर किंग आगे आओ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग को अचानक से वो अपने सक्शन फोर्स से अपने पास खींचने लगते हैं। सब लोग ये देख के शॉक्ड थे और तभी लू फेंग उसके सामने रिस्पेक्ट के साथ झुक जाता है। अब थंडर बीस्ट गॉड बताने लगते हैं कि मैं तुम्हें काफी अरसे से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ और तुम्हारी प्रोग्रेस ने मुझे वाकई में सेटिस्फाई कर दिया है। बेसिकली यहाँ पर लू फेंग को उस माउंटेन के ऊपर जो इनहेरिटेंस मिली थी उसे देखकर भी थंडर बीस्ट गॉड इससे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हुए थे। यहाँ पे सभी लोग ये देखकर तो हैरान थे कि खुद यहाँ पे थंडर बीस्ट गॉड आकर इसकी तारीफ कर रहे हैं। तभी वो कहने लगते हैं कि क्योंकि तुम इतनी लगन से मेहनत कर रहे हो और तुम्हारी लगन को देखकर मैं इतना ज्यादा तुमसे सेटिस्फाइड हुआ हूँ, तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर एक ट्रेजर देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये सुनना था तो बाकी के लोगों को काफी ज्यादा जलन होती है, लेकिन किंग डुयान को तो अपने डिसाइपल पर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। और फिर यहाँ पर अचानक से एक थंडर बॉल क्रिएट होता है, जो कि धीरे धीरे एक सर्कल का शेप लेने लगता है। इसके अंदर काफी इंटेंस फ्लक्चुएशन होने लगती है और अगले ही पल यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा ट्रेजर और लू फेंग जिसके सामने किसी चींटी के सामान लग रहा था और देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी वॉरशिप है। यहाँ पे हम देखते हैं कि थंडर बीस्ट गॉड जाते हुए कहने लगते हैं कि हाँ मैं जा तो रहा हूँ, पर उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्दर्न बॉर्डर अलायंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा जो था वो यहाँ पर एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के जो मेथड्स हैं उनके बारे में बातचीत कर रहा था कि इनके मेथड्स तो हमेशा से ही सेम रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ब्लेड रिवर किंग ने ऐसा क्या कर लिया कि उसने जाते ही थंडर बीस्ट गॉड का फेवर भी हासिल कर लिया। वो तो अभी से ही सबके दिल पे राज करने लगा है। कि तभी यहाँ पे हमें वो पर्सन दिखाया जाता है जिसे कि मास्टर ऑफ द रिवर कहा जाता है, और वो कहने लगता है कि ये बताओ कि आखिर मिरर किंग यहाँ कब आ रहा है। जिस पे यहाँ पे उसका सर्वेंट सारी अपडेट देते हुए कहने लगता है कि वो 3 साल के अंदर यहाँ पे आने वाले हैं। जिस पर वो जो लॉर्ड था वो
कहने लगता है कि ठीक है, फिर फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो। अब यहाँ से ये बंदा जाने लगता है कि तभी यहाँ का जो स्पेस है अचानक से फ्लक्चुएट करने लगता है। एक ट्रांसपेरेंट सा बैरियर यहाँ बनने लगता है। ऐसा लग रहा था कि अंदर जो बंदा था वो गुस्से से तिलमिला रहा है और हम देखते हैं कि अंदर का टाइम तेजी से फ्लो करने लगता है, जो देखकर ये बंदा और डर जाता है और कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई बंदा टाइम के ऊपर इतना अच्छा खासा कंट्रोल कैसे हासिल कर सकता है कि अपने डोमेन के अंदर वो वक्त को इस हद तक छेड़छाड़ कर पाए। और तभी हम देखते हैं कि टाइम को ये रिवर्स में फ्लो करता है और मास्टर ऑफ द स्टार रिवर बिल्कुल उस वक्त में जाता है जब मिरर किंग उसके सामने आया था और बस उसी समय पर वो उस टाइम को पॉज कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी फोर्स का यूज करते हुए फाइनली मिरर किंग को उस टाइम स्पेस लॉ से बिल्कुल बाहर खींच के रियलिटी में ले आता है, जिसके चलते उसकी भी हालत खराब हो जाती है। बट एट द एंड हम देखते हैं कि वो रियलिटी में आ चुका था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे लो फेंग को देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ में वही ट्रेजर होता है जिसके बारे में बाबा बताती है कि ये तो गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर है। और हाँ, लो फेंग टॉप टायर में ये जो डोमेन टाइप का एक हैवी ट्रेजर है। अब यहाँ पे वो ट्रेजर्स की कैटेगरीज बताने लगती है, जिनमें से डिफेंसिव, ऑफेंसिव, जो बाकी के कैटेगरीज हैं इनके बारे में लो फेंग को बताने लगती है। और इस वक्त लो फेंग के पास अलग अलग कैटेगरी के काफी सारे वेपन्स हो चुके थे। अब तभी यहाँ पे वो बताने लगती है कि इतने सारे वेपन्स में जो सबसे अच्छा है वो है फ्लाइंग, सोल और डोमेन टाइप के। अब जैसे तुम ये 5 कलर अरोरा लेक को ले लो, ये एक डोमेन टाइप का आर्केन है और एक बार इसे यूज कर लिया तो इसका जो रेडिएटेड एरिया है वो लगातार अपने कंट्रोल के हिसाब से बढ़ता रहता है। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हो तो उस पे ये प्रेशर डालेगा, अगर कमजोर हो तो फिर ये उसे पूरी तरीके से एनाहिलेट कर देगा। अब यहाँ पे लो फेंग इमीडिएटली गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर को एक्टिवेट करता है, जो कि इसकी बॉडी के साथ फ्यूज होते साथ ही उसकी बॉडी की कमांड को फॉलो करने लगता है। और यहाँ पे जैसे लो फेंग उसकी एक स्ट्राइक को यूज करता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली वो काफी सारे जो प्लैनेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पे पावता बताने लगती है कि ये तो किसी इमॉर्टल किंग को बहुत इजीली किल कर सकती है। अब यहाँ पर वो इसी के अंदर इसके बाकी के जो मेथड्स हैं उन्हें भी प्रैक्टिस करता है और लो फेंग ये देख के हैरान था कि यहाँ पर इसे प्रैक्टिकली यूज करना तो बहुत ही ज्यादा इजी हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लो फेंग अपनी आंखें खोलता है, कहने लगता है कि एंसेस्ट्रल गॉड सेक्टर, आप लोग चिंता मत करो, मैं एक ह्यूमन हूँ और आप लोगों की इस काइंडनेस को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं इसे हमेशा अच्छे कामों के लिए ही यूज करूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके डीमन क्लोन बॉडी तभी कुछ सुनती है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि एक लेडी बार बार लो फेंग को बाहर बुला रही थी। तो लो फेंग यहाँ पे अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और तभी वो आकर बताने लगती है कि तुम्हें पता है कि मिरर किंग यहाँ पे आ चुका है। जिसमें लो फेंग कहता है कि तो क्या हुआ, वो आ गया है, उसके पास तो अब कोई इनहेरिटेंस ऑर्डर भी नहीं है, क्या वो वाकई में मुझे थ्रेटन करने का दम रखता है। जिसमें वो कहने लगती है कि अरे नहीं, बात ये नहीं है, असल में वो आकर ना तुम्हारे बारे में काफी सारे रूमर्स को फैला रहा है कि तुमने जो उसको हराया है ना, उसके पीछे का रीजन ये है कि तुम्हारे पास एक सोल टाइप का आर्केना है। और यही नहीं, उसने तो ये भी कहा है कि अगर तुम वनरेबल पेई फेंग के चंगुल से बच पाए हो तो सिर्फ उसी फ्लाइंग पैलेस टाइप आर्केना की वजह से। अब यहाँ पे लो फेंग मन में सोचने लगता है कि हाँ यार, मेरे पास चीजें हैं तो, लेकिन मैंने कभी उनका यूज नहीं किया, हालांकि उसका तुक्का ही सही लेकिन बात तो सही बैठी है। अब ये सुनकर लो फेंग बाहर जाने लगता है तो वो बताने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि जो सोल टाइप और जो डोमेन टाइप के जो पैलेस आर्केना होते हैं वो लोग एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को भी पूरी तरीके से एक्साइटेड कर सकती है। वो कभी भी तुम्हारे पीछे हाथ धोके पड़ सकते हैं, लेकिन इनके अलावा भी तुम्हारे पास बाकी के और भी ट्रेजर्स हैं, फिर चाहे वो तुम्हारे ये सिल्वर विंग्स हो या फिर जो मिरर किंग है उसका जो आर्मर है वो हो, और जो तुम्हें इनहेरिटेंस लैंड में मिली और अभी लेटेस्ट जो तुम्हें अंडर बीस्ट गॉड ने दिया है उसे मिलाकर तुम्हारे पास टोटल 6 ट्रेजर्स हो चुके हैं। जो सुनकर यहाँ पे लो फेंग स्माइल करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे मिरर किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा स्लॉटर मचा चुका था। वो कहने लगता है कि लेट रिवर किंग, अब तो तुम मेरे सामने मारे जाओगे, बस एक बार तुम्हारे आने की देर है। यहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि अब लो फेंग को मारने की जिम्मेदारी जो यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स है इन्हीं लोगों ने संभाल लिया। और वो काफी खुश होते हुए कहता है कि अब तो मुझे तुम्हारे पीछे पड़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये जो यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स है ना, यही लोग मेरे लिए तुमसे डील करेंगे और इसी की वजह से तो मैंने ये रूमर्स फैला दी हैं। अब देखो तुम्हारे पीछे कितने बड़े बड़े दिक्कत पड़ जाते हैं। अब तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिरर किंग आते साथ ही अपने मास्टर से काफी सारे ट्रेजर्स मांगता है और जिसमें से एक आर्केना था। तो यहाँ पर उसका मास्टर उस पर भड़क जाता है और उसे काफी बुरा भला कहता है, यहाँ तक कि उसे एक यूजलेस ट्रैश तक कहता है, जिसके चलते उसे और ज्यादा बुरा लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, तूने मेरी जिंदगी हराम कर दिया तो मैं तुझे भी सुकून से जीने नहीं दूंगा। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम किंग टू यान को देखते हैं जो कि लो फेंग के पास आया था और ये मस्त मजे से यहाँ पे चाय पी रहा था। जो देखकर वो कहने लगता है कि बाहर का माहौल इतना गर्मा रहा है और तुम सुकून से चाय पी रहे हो। जिस पर लो फेंग कहता है कि तो मैं और क्या करूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कितने रेस के बंदे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अगर ये मेरे सामने आते हैं तो एक एक करके मैं सभी को निपटा के रख दूंगा। ये सुनकर मास्टर कहने लगते हैं कि अगर क्या हो कि तुम उन्हें नहीं मार पाए। जिसपे लो फेंग उन्हें चाय सर्व करते हुए कहता है कि अगर मैं उन्हें नहीं मार पाया तो मैं भाग जाऊंगा। बाकी मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, जो भी यहाँ मुझे मारने आएगा मैं उसे ही मिटा के रख दूंगा और बस जितने सुपर एक्सपर्ट्स मुझे मारने आएंगे ना उनके नंबर ही कम होते जाएंगे। उसकी बात सुनकर किंग टू यान
हंसने लगता है कि तभी यहाँ पर इन दोनों को नोटिफिकेशन आता है जो कि सुप्रीम काउंसिल की तरफ से था और इन्हें 3 यूनिवर्स आवर के अंदर अंदर पैंथियन सेंचुरी के अंदर आना था। ये देखकर ये दोनों इमीडिएटली यहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर सीधा पैंथियन माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा अरे मौजूद था और यहाँ पर काफी सारे लोग ऑलरेडी आए हुए थे। अब यहाँ पे हम ब्रदर जुलियन और लेविंग को भी देखते हैं, जहाँ पर ये लोग ब्लेड वर्किंग यानी कि लो फेंग को देखते साथ ही उसे हाय हेलो कहते हैं। अब तभी बाबा कहने लगती है कि जरा देखो लो फेंग, तुमने कितने बड़े सफर को तय कर लिया, अब बस कुछ ही देर में तुम कितने सारे यूनिवर्स वेनरेबल को फेस करने वाले हो। अब बाबा थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि लो फेंग अकेले ये सब कुछ हैंडल करने वाला है, पर तभी लो फेंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ खींचता है और इशारे से कहता है कि चलो भी, मैं अकेले कहीं नहीं जा रहा, और तभी वो भी उसे अपने साथ ले आता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रेड विंग किंग भी आ जाता है और यहाँ पे जैसे ही वो लो फेंग को देखता है तो वो कहने लगता है कि यार तुम कितने कमाल के हो, क्योंकि सिर्फ नॉर्मली जो यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स हैं उनके पास ही आर्केना होता है, पर जरा तुम्हें देखो यार, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास कम से कम 6 तो होंगे ही। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर लो फेंग उसे उसका पुराना नाम याद दिलाता है और कहने लगता है कि ब्लडी विंग, मुझे छेड़ना बंद करो। जिस पे वो कहने लगता है कि अरे मैं छेड़ रहा हूँ, जरा आस पास देखो, कुछ पुराने लोग ना तुम्हारे बारे में इस खबर को सुनकर जल भन के राख हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी एक गोल्डन लाइट यहाँ पे सबके ऊपर गिरने लगती है और ये जो डिवाइन लाइट थी ये यहाँ से सभी को ट्रांसफॉर्म करके इनके थ्रोन के पास इन्हें ले जाती है। और यहाँ पे अचानक से लो फेंग जैसे अपने थ्रोन पे बैठता है तो उसकी जो डिवाइन बॉडी है वो परफेक्टली उस थ्रोन के ऊपर फिट हो जाती है। लिटरली यार पहले ऐसा लग रहा था कि छोटे बच्चे को बैठा दिया, मैं बस ऐसे रोस्ट करने वाली था, मेरे मुंह में ऐसा वर्ड आया था, लेकिन क्या ही बोलूं मैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी तो यहाँ पे फिट हो जाती है थ्रोन पे। अब उसके थ्रोन के पीछे उसका नाम भी लिखा था यानी कि ब्लेड रिवर किंग, और तभी उसकी नजर एक वनरेबल पे जाती है जिसके बारे में किंग टू एंड बताने लगता है कि जब तुमने हाईएस्ट पॉइंट टास्क को क्लियर किया था ना, तो तब ये बंदा सबसे ज्यादा तुम्हारी परफॉर्मेंस से अनहैप्पी था, पर जरा देखो पलक झपकते ही आज तुम उसके इक्वली यहाँ पे बैठे हुए हो। अब यहाँ पे हमें इस इवेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे, पर तभी यहाँ पे हम पेंगोंग मास्टर को देखते हैं जो की यहाँ पर बैठे हुए इन्हीं लोगों को देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें एक और मास्टर को दिखाया जाता है यानी कि ड्रैगन वॉक मास्टर, और फिर ऐसे ही डेसोलेशन मास्टर, आइस समिट मास्टर और ऐसे ही अनगिनत जितने भी मास्टर्स थे उन सभी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तुम्हें मैंने क्यों बताया, ताकि तुम्हें एग्जाम्स में अगर लिखने को कुछ ना बचे तो एटलीस्ट इन्हीं के नाम लिख देना। करना पड़ रहा है यार, तुम लोग से पढ़ा जाता नहीं, और कमेंट बॉक्स में भाई अपना दुखड़ा लेके आ जा। अब जिस चीज में तुम माहिर हो यानी कि एनीमे देखना, तो तुम उसी के बारे में सब कुछ ऐसे भर के आना। क्या पता लो फेंग के ट्रेजर्स के नाम देखकर एग्जामिनर भी 2-4 नंबर दे दे, ठीक है ना। वेल जोक्स अपार्ट गाइस, पढ़ा करो। ओके, तो यहाँ पे सारे मास्टर ऐसे बिल्कुल अपने थ्रोन के ऊपर बैठे हुए थे। तभी हमें यहाँ पर एक और थ्रोन दिखाया जाता है जो कि फिलहाल एम्प्टी था, और तभी यहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जिन्हें की ह्यूज एक्स क्रिएटर कहा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उनका जो इल्यूशनरी डिवाइन फिगर था वो भी अपनी जगह से उठ के खड़ा हो जाता है। और तभी यहाँ पे वो बताने लगते हैं कि क्या लो फेंग के प्रति तुम्हारा जो ये फेवरेटिज्म है ना, ऐसा लग रहा है कि काफी सारे यूनिवर्स वेनरेबल जो है ना वो इससे ना खुश हैं। जिस पे पेंगोंग मास्टर बताने लगते हैं कि हाँ उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो डिसाइपल गु ही है उसके पास यूनिवर्स ओवरलॉर्ड की स्ट्रेंथ है। उसने तुम्हें हजारों सालों से फॉलो किया है, लेकिन उसके पास अभी भी एक भी सोल टाइप आर्केनन नहीं है। लेकिन लो फेंग जो कि एक वर्ल्ड मास्टर लेवल पे है उसके पास ये है। तो जरा सोचो, जाहिर है उसे तो बुरा लगना ही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वेनरेबल जो गु ही है उसे भी काफी ज्यादा अनफेयर फील हो रहा होगा। जिस पे आइस समिट मास्टर कहने लगता है कि अनफेयर भला किस लिए, अगर कोई किसी चीज के लिए खुद को लायक समझता है तो उसे सबको दिखाना होगा कि क्यों वो उसके वर्दी है। ट्रेजर्स किसी की उम्मीद पे नहीं दी जाती। और रही बात सीनियर ब्रदर केओस की, तो वो जिसे मर्जी चाहे अपने आर्केना को दे सकते हैं। अब यहाँ पे केओस सिटी लॉर्ड समझ जाते हैं कि यहाँ पर सबको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, और तभी वो बताने लगते हैं कि मैं यहाँ मौजूद सभी को बता देना चाहता हूँ कि बस मैंने अपने सिल्वर विंग को भी मेरे डिसाइपल लो फेंग को दिया है, लेकिन इसके पास जो बाकी के पावरफुल ट्रेजर्स यानी कि आर्केना है उसे उसने खुद ही अचीव किया है, खुद ही हासिल किया है। अब ये सुनना ही था तो सभी को जवाब मिल जाता है, और सभी लोग कहने लगते हैं कि फिर तो मतलब ये है कि लो फेंग का जो टैलेंट है वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, साथ ही इसका फॉर्च्यून भी। अब तभी यहाँ पे जो केओस सिटी लॉर्ड है इन्हें होस्ट करने का मौका मिलता है, तो वो कहने लगते हैं कि सभी लोग जरा ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे केओस सिटी लॉर्ड की आवाज सुनकर लो फेंग तो उन्हें पहचान जाता है, और तभी केओस सिटी लॉर्ड बताने लगते हैं कि जब भी ये सुप्रीम काउंसिल एक बार डिस्कशन के लिए एकजुट होती है तो हम एक मेजर टॉपिक पे बात करते हैं, और इस बार का रीजन है ओरिजिनल स्टार जो कि बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है। अब यहाँ पे ओरिजिनल स्टार के ओपनिंग का सुनते साथ ही जो किंग टू यान है उसके समेत जो गुई है और सब
सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताने लगते हैं कि ओरिजिनल स्टार असल में यूनिवर्स का एक कोर है और काफी सारे यूनिवर्स के ऐसे रेसेस भी होंगे जो कि इसके लिए फाइट करेंगे, क्योंकि इस स्टार के साथ साथ काफी सारे ट्रेजर्स भी अपीयर होते हैं। लेकिन उन ट्रेजर्स को पाने में काफी सारे खतरे भी वहाँ पे घात लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर एक बार आप लोग उन सारे ट्रेजर्स को ऑब्टेन कर लो तो आप लोग उसे अपने मन मुताबिक यूज कर सकते हो या फिर आप उसे किसी दूसरे रेस को दे सकते हो कंट्रीब्यूशन पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे हमें बाबा बताने लगती है कि इस वक्त मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग टोटल 10,081 ओरिजिनल स्टार्स हैं और इन्हें ऑब्टेन करने का ये जो पैसेज है ये असल में हर 1 लाख एरास के अंदर ओपन होता है और एक बार ओपन हो जाए तो 1000 एरास तक ये ओपन रहता है और हर एक रेस का जो सुप्रीम पावर हाउस है वो इसके लिए फाइट करने जरूर आएगा और एक दूसरे को ही ये लोग स्लॉटर करते रहेंगे। और मैं सोच के ही कांप उठ रही हूँ कि आखिर वो कितना खतरनाक मंजर होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाबा दा, एरिना और आतोका तीनों मिलकर कहने लगती है कि हमारे ख्याल से तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और लू फेंग तो यहाँ स्माइल करके बता देता है कि उसके इरादे तो कुछ और ही है। और तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताने लगते हैं कि एक बार आप इस सुप्रीम काउंसिल का हिस्सा बन जाते हैं तो मतलब कि आप ह्यूमैनिटी के बैकबोन बन गए हो और हमारी रेस को आप जैसे ट्रू एक्सपर्ट्स की कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। और तभी वो यहाँ पर एक मैप को पेंट करते हुए कहने लगता है कि आने वाले 10 साल के अंदर ओरिजिन स्टार्स अपीयर होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अभी से अपनी पूरी तैयारी करना शुरू कर दो। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत ही तगड़ी और लेवल वाली फाइट हमें देखने को मिलने वाली है। और उसके लिए वीडियो को इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट जरूर कर लेना, क्योंकि तुम में से ज्यादा तो लोग कह रहे हैं कि यार उनके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाती और वीडियो अपलोड हुए 1 से 2 घंटे हो जाते हैं, स्टिल तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आता ही नहीं है। तो गाइस, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट जरूर कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।